अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नॉवल माला है जिसकी राइटर निम्रा अहमद हैं, जिसका ये 7वां एपिसोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। और आपने 5 मिनट में इसको लेने का फैसला भी कर लिया। वो मुस्कुराया। आपके बारे में मैंने एक अंदाजा लगाया था कि आप दूसरों को बहुत जल्दी चांस दे देती हैं, एतबार भी जल्दी कर लेती हैं। मैं ऐसे फैसले नहीं करता। मैं वक्त लेता हूँ और सोच समझ के तमाम जावियों से किसी चीज को परखता हूँ। कुछ था जो दरवाजे के दर से रेंगता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और इन दोनों के दरमियान हाइल हो गया। एक बददिली का एहसास जिसने कुछ देर पहले का जोश ठंडा कर दिया था। मैं वाइफ्स पे चलती हूँ ज़ियाद। कंट्रोल चेयर पे बैठी लड़की ने कंधे उचकाए। अगर मेरी गट फीलिंग ये कहे कि ये काम दुरुस्त है तो मैं इसे कर लेती हूँ। गट फीलिंग हमेशा दुरुस्त नहीं होती। मसलन मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक लड़की आई। वो याद करके बताने लगा, वहां दुबई में इसने अपनी माली मसाइल का जिक्र इतने हौलनाक अंदाज में किया कि मैं मुतासिर हो गया। और शायद मैं इसे जॉब दे देता, लेकिन फिर मैंने सोचने के लिए वक्त लिया। बाद में तहकीक की तो मालूम हुआ कि इसके हालात ऐसे नहीं थे जैसा नक्शा वो खींच रही थी। मैं होती तो इसके लिए ऑफिस में जगह बना देती और इसको नौकरी दे देती, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि जब हम दूसरों के लिए जगह बनाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए हमारी जिंदगी कुशादा कर देता है। इसका अंदाजा संजीदा था, कुछ जो इसे अच्छा नहीं लग रहा था। सामने बैठा जियाद मुस्कुराया। वो मैं देख सकता हूँ कि आप कैसे लोगों को जॉब दे देती हैं। कशमाना ने गहरी सांस ली। अब की वो बोली तो अंदाज कद्दे सख्त था। आपका इशारा मेरे ड्राइवर की तरफ है गालिबन। वो देखने में अच्छा भला लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसने 1 साल पहले एक कंपनी बनाई थी जो फ्लॉप हो गई थी, और वो तब से बेरोजगार और मकरूज था। मेरी जॉब से इसके कर्जे नहीं उतरेंगे, लेकिन कम से कम वो किसी काबिल तो हो जाएगा। आप मेहरबान दिल की मालिक हैं, इसीलिए किसी ने आपके पास आके आप अपनी माली मजबूरियों का जिक्र किया और आपने यकीन कर लिया। वो मुस्कुराया, जैसे बड़ा किसी बच्चे की बात पे मुस्कुराता है। आप मेरी जगह होते तो क्या ऐसे नौजवान को जॉब ना देते? वो कुर्सी पे आगे हुई और आंखों की पुतलियां सिकोड़ के इसे देखा। वो सुनना चाहती थी कि वो आगे इसे क्या कहता है। नहीं, मैं इस नौजवान को जॉब बिल्कुल ना देता। जियाद ने शाने झुकाए। क्योंकि मैं दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करता हूँ। मसलन आपका ड्राइवर कम असिस्टेंट कह रहा है कि इसके ऊपर 1 साल से कर्जे हैं। इंटरेस्टिंग। मगर आईफोन का जो मॉडल इसके हाथ में था वो अभी सितंबर में रिलीज हुआ है। एक कर्जों का शिकार आदमी 6,000 दरहम, 3 लाख रुपए का फोन उठा के नहीं घूमता। ना ही वो टॉम फोर्ड के जूते पहनता है। सुरमई दीवारों वाले ऑफिस में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मैं अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकती हूँ। मेरा ड्राइवर चाहे महंगा फोन उठाए, चाहे डिजाइनर जूते पहने, अगर वो मेरा काम ठीक कर रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है। आप बुरा मान गई। मेरा ये मतलब नहीं था। जियाद के चेहरे पे माजरती तासुर उभरा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा था, कभी कभी किसी की नसीहत सुननी नहीं चाहिए कशमाला। ये इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती है। जियाद सुल्तान के गहरे मुशाहिदे की वो सलाहियत जो इसे इस दिन मुतासिर कर गई थी, आज शदीद बुरी लगी थी। मैं चलती हूँ। क्या आपको मजीद यहाँ कुछ देखना है? वो घड़ी देखती उठ खड़ी हुई। इसकी सब्ज आंखें अब बेतासुर थीं और पेशानी पे शिकने थी। जियाद भी खड़ा हो गया। नहीं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिल सकेंगे। फिर वो रुका। नहीं, इस कॉफी के लिए भी नहीं जो आसिम भिजवाना भूल गया था गालिबन। सर के खम से इसे खुदा हाफिज कहा और लंबे लंबे डाग भरते हुए वो वहां से निकल गया। कशमाला ने इसे लिफ्ट के दरवाजों के पीछे गुम होते देखा तो वो वापस बैठ गई। कोनिया मेज पे बिछाए और चेहरा एक बाजू पे रख दिया। मेज पे गिर्द की हल्की सी तह थी। इस पे उंगली से लकीरें खींची, दस्तक पे नजरें उठाई। कैब चौकट पे खड़ा था। वो टॉल और डार्क कहाँ गया? चला गया। वो मेज की सतह पे लकीरें खींच रही थी। आप अपसेट हैं? गौर से कशमाला का चेहरा देखा। कुछ सोच रही हूँ। वो उंगली से गर्द पे चंद हुर्फ लिख रही थी। MALA। क्या? वो खिड़की से टेक लगा के खड़ा हो गया। जॉगर्स की कैची बना ली। वो सीधा खड़ा नहीं होता था, हमेशा ऐसे खड़ा होता था, सीने में बाजू लपेटे, एक जूता दूसरे के आगे रखे। कैफ, इस जगह में तुम्हें क्या क्या खामियां नजर आती हैं? बहुत सी। गिनवाऊं? कशमाल ने थक्के से देखा। वो आसिम की कामयाबी पे खुश थी और यहाँ सबको खामियां नजर आती थी। को वर्किंग स्पेस में डेस्क के दरमियान फासला ज्यादा होना चाहिए ताकि हर वर्कर को अपनी प्राइवेसी मिले, क्योंकि ये स्पेसेस हमेशा तब फ्लॉप होती हैं जब वर्कर्स खामोशी से काम नहीं कर सकते। लोग यहाँ जिस सुकून की तलाश में आते हैं, इनको वो मिलना चाहिए, वरना वो घर में ही ना काम कर लें। वो वाकई उंगलियों पे गिनवा रहा था।
दूसरा, तमाम हॉल्स में आर्किटेक्चर की थोड़ी-सी गलती है। बहुत सी जगह डेकोर में ज़ाया की गई है, बिलख़ुसूस कोने। वहाँ बहुत कोज़ी से कॉर्नर बनाए जा सकते थे। कशमाला ने एक नज़र खिड़की को देखा, फिर लाइनिंग को, फिर गिरे दीवारों को। कैफ ने इनमें से किसी का ज़िक्र नहीं किया था। और और इस पूरी बिल्डिंग में एक चीज़ की कमी है। वो मुस्कुराया। पौधों की, है ना? वो भी हल्का-सा मुस्कुरा दी। सारी बददली और कल्फ़त दूर होने लगी। जैसा कि आप कहती हैं कशमाला बीबी, रंगों की अपनी ज़ुबान होती है। सब्ज़ रंग तो पूरी लगत है। ये क्रीम-चींटी का रंग है। ये ज़हन को फ्रेश करके इसमें नए आइडियाज़ डालता है। आसिम को सिर्फ़ एक मशवरा दें कि बिल्डिंग में पौधे और सब्ज़ रंग का इज़ाफ़ा कर दें। और ये ऑफ़िस? इसकी सुई वहीं अटकी थी। ये कैसा है? जन्नत है। लाहौर में ये कॉर्नर ऑफ़िस, वो भी इस कीमत पे कहाँ मिलता है? मेरे पास पैसे होते तो फ़ौरन इसी जगह को ले लेता। तुम्हें कम रोशनी या बाहर के मंज़र से मसला ना होता। वो हँस दिया। गाल का गड़ा वाज़ेह हुआ। मैंने लैपटॉप पे सर झुका के काम करना है। सुई में धागा नहीं डालना। ऊपर से चाय कॉफ़ी फ्री है। एक इंसान दिन में 2-3 कप ही पी सकता है। क्या फ़ायदा? यहाँ वो लोग आते हैं जिन्हें खुद को रोज़ बिस्तर से निकल के काम पे आने के लिए मजबूर करना होता है। वो अपने लिए काम करते हैं। इनके सर पे कोई डंडा नहीं होता। ऐसे में वो कोवर्किंग स्पेस में फ्री कॉफ़ी इसलिए दी जाती है ताकि आपके पास काम पे आने का बहाना हो, लग्ज़री को एन्जॉय करने का दिल चाहे। वरना कोई कॉफ़ी या चाय का भूखा नहीं होता। और आप इतनी मनफ़ी बातें क्यों कर रही हैं? 2-4 आर्किटेक्चर की गलतियाँ तो हर बिल्डिंग में होती हैं, मगर आसिफ इस जगह को अच्छा मैनेज कर रहा है। कुछ नहीं, घर चलो, माँ अकेली होंगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वो आसिम से नहीं मिलना चाहती थी, अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जाते-जाते रुक के कैफ को देखा, फिर नज़रें इसके हाथों में पकड़े फ़ोन तक गईं। इसके जूते यकीनन रेप्लिका नकल थे, लेकिन फ़ोन असली था। इसने पहले नोट क्यों नहीं किया? तुम तो कह रहे थे तुम पे 1 साल से कर्ज़े हैं, फिर आईफ़ोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ ना घबराया ना परेशान हुआ, हल्के से शाने उचका दिए। मैंने कब कहा मैंने खरीदा है? गिफ्ट मिला है। इतने महँगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे दे देती हैं। सब आपकी तरह नहीं होते जो सिर्फ तनख्वाह दें, वो भी लेट। कशमाला ने घूर के इसे देखा और आगे बढ़ गई। इसकी हील की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में मुकीस सांस खारिज की, खौफ से इसके फोन को देखा और नफी में सर हिलाया। वो कितना कुछ छुपाएगा इससे। मैंने इस सारी बात से ये नतीजा निकाला है माला के। माही ने इसका लंबा सा टेक्स्ट पढ़ने के बाद जवाब लिखा था कि तुम इतने दिन बाद याद से मिली और तुमने कैफ की वजह से इससे बहस की। मैंने कैफ की वजह से इससे बहस नहीं की। वो मेरी चॉइस में मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। वो कार की पिछली सीट पे बैठी ठक-ठक टाइप कर रही थी। हो सकता है वो ऑफिस इसके लिए मुनासिब ना हो। माला, अब वो तुम्हारा दिल रखने के लिए तो इस ऑफिस को नहीं ले सकता ना? वैसे भी वो मुझे बहुत खुश और प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका कसूर है, लेकिन इसको कैफ के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर कैफ? यार कौन है ये कैफ? मैंने इसको देखना है। तुम्हारी हर बात में इस कैफ का ज़िक्र होता है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा दिन मेरे साथ होता है। माला, तुमने ज़हीर के साथ 5 साल काम किया और मैंने तुम्हारे मुँह से ज़हीर का ज़िक्र 5 दफ़ा भी नहीं सुना, सिवाय अहम मौकों के। मगर कैब स्पेशल है। मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। और माही हँस दी। तुम्हारे इस दावे की एक्सपायरी डेट 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है। वो भी मुस्कुरा दी। इसको घर उतार के वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। पिछली स्ट्रीट में एक पार्क बना था। क्या सूरज और गर्मी की परवाह ना करते हुए वहां एक बेंच पे बैठा और कॉल मिला के फोन कान से लगाया। इसके चेहरे पे बेचैनी थी। जियाद सुल्तान के बारे में मालूम किया? जैसे मेरे पास करने के लिए कोई और काम ही नहीं। मालिक तल्खी से बोला, फिर गहरी सांस ली। हाँ, मालूम किया था। वो कोई राइटर है और एक अच्छी जॉब करता है। माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप शरीफ सा है, वो भी जॉब करता है। माँ हाउसवाइफ है और कुरान पढ़ाती हैं, और कुरान पढ़ती और पढ़ाती हैं। नेक शरीफ माँ बाप हैं और इस नौजवान की रेपुटेशन भी अच्छी है। कम गो और निडर सा है। तुम्हें इससे क्या मसला है? इसको मुझसे मसला है, वो मुझे पसंद नहीं करता। यूं ही लगता है मुझे। कैफ ने नापसंदगी से बोला। मेरा ख्याल है तुम इसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो इस लड़की में इंटरेस्टेड है। इसलिए मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। मालिक की सर्द आवाज में एतहाजा था। तुम कैफ जमाल हो, एक नाकाम इंसान जिसका ना कोई करियर है ना कोई समाजी हैसियत। तुम कशमाला मुबीन के ड्राइवर और गार्ड हो। वो तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं समझेगी। तुम इसकी जितनी हिफाजत कर लो, जिस दिन इसको मालूम हुआ कि तुम इसको किस तरह धोखा देते आए हो, वो तुमसे नफरत करेगी। तुम्हारी इस कहानी का अलमनाक अंजाम ऐसे ही होना है, इसलिए इसको यहीं खत्म कर दो। हकीकत एक ऐसा जहर है जिसको पीने से इंसान मरता नहीं है, बस वो इसके अंदर की सारी उम्मीदें चूस जाता है। वो जो बार बार भूलने लगता था, इसे एक दफा फिर हकीकत याद दिलाई जा रही थी। मैं कैफ जमाल हूँ, एक नाकाम इंसान जिसका कोई करियर या समाजी हैसियत नहीं है। इसने खुद से दोहराया किसी सबक की तरह। इसे बार बार खुद को ये याद करवाना था
क्योंकि वो इसे ऐसे ही देखती थी। वो घर आई तो माँ अपने कमरे में थी। इसने जूते लॉन्च में उतार दिए थे और नंगे पैर चलती हुई माँ के कमरे की तरफ आई। माँ ने इसके आने की आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए इन्हें मालूम ना हो सका और कचमाला इनके सर पर पहुंच गई। वो अलमारी का पट खोले खड़ी थी और हाथ में सोन हलवे का डब्बा था। वो छुपके छुपके इस सोन हलवे को निकाल के खा रही थी। डब्बा बन के तो चौंक गई। वो पहलू पे हाथ रखे सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ इनके सामने खड़ी थी। तुम कब आई? उन्होंने डब्बा बंद किया और अलमारी में रखने लगी, लेकिन कशमाला ने वो उनके हाथ से ले लिया। आपको मेरा एहसास है माँ? मैं 2 दिन से परेशान हूँ कि आपकी फास्टिंग शुगर 140 से नीचे क्यों नहीं जा रही और आप मेरी सारी मेहनत जाया कर रही हैं इस एक स्टूपिड हलवे के पीछे। आवाज बुलंद होने लगी। माँ ने चोरी पकड़ने पे सर झुका लिया, हथेली बेड पे रखी और सहारे से बेड पे बैठी। माँ, आपको थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आपके पीछे मैं कौन सी कुर्बानियां देती हूँ, आपके सेहत के लिए कितना हलकान होती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं, ना मेरी जिंदगी का ना मेरे काम का। आपको इतनी सी भी मेरी परवाह नहीं। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल रहा था। आंसू इसकी आंखों से जारों कतार गिर रहे थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, अलमारी से टेक लगाया और जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं एकदम से इतने सारे आंसू कहाँ से आ गए। बस बच्चे करें माँ का ख्याल, और माँ, इसने नहीं करना होता बच्चों का ख्याल। माँ ने चेहरा उठाया, इनकी बूढ़ी आंखों में बेचारगी थी। अच्छा, मैं अब कोशिश करूंगी कि मीठा ना खाऊं। एक डरा सहमा अंदाज, परेशानी। कशमाला ने भीगी आंखों से इन्हें देखा और तब इसे एहसास हुआ कि माँ जानबूझ के मीठा नहीं खाती थी। वो जानती थी वो इनके लिए अच्छा नहीं है। वो कोशिश भी करती थी खुद को रोकने की, मगर वो कर नहीं पाती थी। ये डायबिटीज का मर्ज ही ऐसा होता है। वो भी इतनी ही मजबूर थी जितनी की माला। वो वहां से उठी और आंसू साफ किए, फिर डब्बा वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद की। माँ नजरें झुकाए बैठी थी। कशमाला इनके साथ बेड पे बैठी और नरमी से इनके फरबहा कंधे पे हाथ रख के कहने लगी, माँ, बस कुछ दिन आपने कंट्रोल करना है। अगर आपके घुटने की सर्जरी की नौबत आई तो मसला होगा। और हाँ, आज से आप मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हैं। आपका माहौल चेंज करने की जरूरत है। नरमी से इसका कंधा दबाया। माँ ने सर हिला दिया, कोई मजाहमत नहीं की। हाँ, वैसे भी तुम्हारा मुआ ड्राइवर बाज नहीं आया, सारी रात लड़कियों से बातें करता है। इसे आंसू के दरमियान में हंसी आ गई। अच्छा, बातें क्या करता है, ये तो बताएं। मुझे नहीं समझ आती, कोई दूसरी जुबान बोलता है। कशमाला हंस दी। वो आपकी वजह से अंग्रेजी बोलने लग गया होगा। वो कैफ को फोन कॉल करने से नहीं रोक सकती थी, अच्छा नहीं लगता था। रात में वक्त भी और वो माँ की सारी चीजें लेकर माला के कमरे में आ गई। माँ को आजकल चलने में कुछ ज्यादा ही दुश्वारी पेश आ रही थी, जैसे वो बहुत तकलीफ से चल रही हो। माला के कमरे में आई तो हाँफती हुई बेड पे बैठ गई। फिर गर्दन घुमा के इतराफ में देखा। इसके कमरे की एक दीवार जैतून रंग की थी और बाकी तीनों दीवारें ऐश व्हाइट थी। माला, हम होटल में हैं? नहीं माँ, अब हम अपने घर में माँ के साथ कभी पेशावर जाते, किसी शादी में तो होटल में रहा करते थे। माँ को रिश्तेदारों के घर रहना पसंद नहीं था। माला के कमरे की सेटिंग भी इसी होटल के कमरे जैसी थी। सफेद चादरें बेडकोर। माँ फिर से मिक्सअप कर रही थी। यहाँ ब्रेकफास्ट फ्री है? माँ, हम होटल में नहीं हैं, मेरे कमरे में हैं। फिर से याद करवाया। अच्छा अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। वो खड़ी हो गई। वो जानती थी कि माँ नमाज पढ़ चुकी है, वक्त भी गवाह थी, लेकिन माँ भूल गई थी। इनकी जिद वैसे भी सारे चार सद्दा में मशहूर थी। माला इनको बाथरूम ले गई कि पता नहीं क्यों इसे खौफ था कि माँ फिसल ना जाए। फिर से इनको वजू करवाया। उन्होंने फिर से नमाज पढ़ी। फिर वो सोने लेटी तो वो बेड पे दूसरी तरफ आ बैठी और लैपटॉप गोद में रख लिया। माँ इसकी तरफ करवट लिए आंखें मूंदी हुई थी। हाथ में तस्बीह थी जिसकी वो दाने गिरा रही थी। काम करते करते माला ने इन पे नजर डाली। इसने आज माँ को कितनी सुना दी। ये हम दूसरों का गुस्सा अपनी माँ पे क्यों निकालते हैं, दोस्तों पे क्यों नहीं निकालते, बॉस पे क्यों नहीं निकालते? क्योंकि माँ पे हमारा बस चलता है और माएँ भी चुप करके क्यों सुन लेती हैं? माँ से लड़ने के बाद का गिल्ट, इस गिल्ट का क्या करे इंसान। इसका दिल बुरा होने लगा। इसने लैपटॉप बंद कर दिया और इनका चेहरा देखने लगी। कहते हैं माँ बाप का चेहरा देखते रहने से भी सवाब मिलता है। क्या वो सवाब इन सारी तल्ख बातों को मिटा देता है जो हम अपनी माँ से कह देते हैं? वो भीगी आंखों से इन्हें देखी गई। इनका चेहरा कितना कमजोर हो गया था। चंद ही दिन में वो मुरझा सी गई थी और चेहरे की बाएं तरफ की जिल्द लटक गई थी, जैसे मलाला सुज़े का चेहरा फैशन हीरो की डिश होने से एक तरफ से मुख्तलिफ है। ऐसे ही माँ का चेहरा बाएं एंगल से मुख्तलिफ था। ये इसने आज नोट किया था। माँ को क्या होता जा रहा है? वो सोचती नजर से इन्हें देखी गई। तभी माँ नींद से जागी। चौंक के इसे देखा। आज मैंने रात को चाय नहीं पी। घर वालों ने भी हमें चाय भी नहीं पूछी। कौन से घर वाले माँ, जिनके घर हम आए हुए हैं? वो दिल खोल के हंस दी। माँ, हम अपने घर पे हैं। ओ अच्छा। बेइख्तियार माथे को छुआ, जैसे अपने भूल जाने पर शर्मिंदा हुई हो। हम इस्लामाबाद नहीं आए हुए तुम्हारे मामू के घर। नहीं माँ, हम मेरे कमरे में हैं। माही से कहो सो जाए। माँ ने इसकी तरफ से करवट मोड़ ली। माही कहाँ होती है माँ?
इसने दोहराया। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में वो आंखें मूंदे बड़बड़ा रही थी। माला ने दोबारा लैपटॉप खोला ही था कि माँ की धीमी सी आवाज आई, और वो बच्चा फिर कहाँ गया? माला ने तेजी से लैपटॉप बंद किया। इसका सांस रुक गया था। शिश माँ, सो जाएं। इसने इसका कंधा थपथपाया। एक लम्हे को जैसे इसका गला बंद होने लगा था। फिर इसने गहरे गहरे सांस लिए। माँ और माही इस बच्चे को भूलती क्यों नहीं थी? चिलीविक के इस छोटे से शहर में इस वक्त दोपहर का वक्त था। माही लॉन्ग रूम के सोफों पे तकियों के सहारे टेक लगाए नीम दराज थी। हाथ में रिमोट था, और वो बेतवज्जो से चैनल बदल रही थी। दफतन इसकी निगाह टीवी कैबिनेट पे फिसलती गई। वो बदबक उठी और नंगे पैर चलती कैबिनेट तक आई। इसे खोला और अपनी स्केच बुक निकाली। वापस सोफे पे बैठी वो धीरे धीरे से सफ़े पलटने लगी, यहाँ तक कि वो तस्वीर सामने खुल गई। माँ बिना इस तस्वीर को देखे गई, खामोशी से पलकें झपकाए बगैर। वो एक 3-4 साल के बच्चे की तस्वीर थी। इनकी जिंदगियों में जो भी मसाइल थे, इन सब का जिम्मेदार ये बच्चा था। क्या वो माला की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या वो इस हकीकत को झुटलाने की कोशिश करेगी जो इसके सामने मुंह खोले खड़ी थी? वो हकीकत जो इसको निगलने के लिए तैयार थी, बल्कि इसको क्या, इसके पूरे खानदान को। नहीं, वो माला नहीं थी, वो माही थी। इसे इस मामले को खुद ही खत्म करना था। कोई माही की नहीं सुनता था, लेकिन वो एक बात जानती थी कि माही का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। इसने मोबाइल उठाया और डॉक्टर रायत के नाम से एक चैट खोली, फिर इसकी उंगलियां टाइप करने लगी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या कल या परसों हम मिल सकते हैं? डॉक्टर राइस के शहर से 1.5 घंटे की मसाफत पे मौजूदा शहर वैनकूवर में रहते थे। वैनकूवर एक बड़ा शहर था, दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक। इबाद और वो वीकेंड पे वैनकूवर जाया करते थे। वो वहाँ दिन गुजारते, शॉपिंग करते और फिर वापस आ जाते। वो वहाँ सैर और तफरीह के लिए जाते थे, इंजॉय करने, मज़ा करने। मगर इस दफ़ा माही वहाँ कुछ और लेने जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब लेने जो इसको रातों को जगाए रखते हैं। अगला सारा दिन घर के कामों में गुजरा। वो बख्त भी से सफाइयाँ करवाती रही। फिर रमज़ान आने से पहले कुछ चीज़ें बनवा के फ्रीज़ करवानी थी। ग्रॉसरी लानी थी। ऐसे में मोहित से बात करना इसे याद ही न रहा था। दोपहर में आसिम का फ़ोन आ गया। तो हमारा परफेक्शनिस्ट कज़न ने ऑफ़िस ले लिया है। इसने मज़ीद कोई शिकायत नहीं की। इसने कहा कि ये ऑफ़िस चूँकि कशमाला को पसंद आ गया था, इसलिए वो मज़ीद नहीं सोचना चाहता। वो मुस्कुरा दी। ज़ियाद को एहसास हो गया था। इसे अच्छा लगा। शाम में ज़ियाद का माज़रती मैसेज भी आया था। डायरेक्ट सॉरी नहीं कहा था, लेकिन वो फ़िक्रमंद था कि कशमाल इसको गलत ना समझे। इसने भी कोई बात नहीं लिख के भेज दिया था। रात गई बात गई। न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट कन्फर्म है ना सोमवार की? मोहित रात के खाने की टेबल पर आया तो माला ने पूछा। वो तीनों अब इकट्ठे खाना खाते थे। बिलखसूस रात का खाना। मोहित ने लुकमा तोड़ते हुए सर झुकाया जी कह दिया। साथ साथ वो अपने फोन पे भी लगा था। मोहित की जिंदगी इसके फोन से शुरू होकर इसी पे खत्म होती थी। दफतन मोहित ने मतलाशी नजरों से टेबल को देखा। बागबी ने मेरा सलाद अलग से फिर नहीं बनाया? कहा तो था मैंने। मोहित ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। बख्त बी के वादे और वाइक्रिल के धागे पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो मोहित की सर्जरी वाले रेफरेंस इसे समझ में नहीं आते थे। सर्जरी से इसे याद आया, इसे मोहित को कुछ बताना था। माँ चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वो अंग्रेजी में कहने लगी, मोहित तुम्हें नहीं लगता कि माँ के चेहरे का बाया सा हिस्सा डिविएट कर रहा है? मोबाइल पे चलती डॉक्टर मोइद मुबीन की उंगलियां थम गईं। इसने धीरे से गर्दन उठाई। इसकी आंखें माँ के चेहरे तक गईं। वो चल में इनको देखता रहा। इसने फोन रख दिया और सर झुका के दूसरा निवाला तोड़ा। माला को लगा इसकी उंगलियां कांपी थीं। शायद इसका वहम था। चेहरा ऐसे क्यों हो रहा है माँ का? इसने अंग्रेजी में पूछा। हो जाता है, ओल्ड एज। वो नजरें मिलाए बगैर बोला। वो ओके कह के वापस खाना खाने लगी। मोहित ने जो निवाला तोड़ा इसे खत्म नहीं किया, बस इसे प्लेट में रखे बैठा रहा। इसका चेहरा झुका हुआ था। सुबह तैयार रहना, 7 बजे माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे। वो मेज से उठते हुए बोला। वो अब भी माला को नहीं देख रहा था। इतनी जल्दी क्यों? माँ का स्कैन करवाएंगे। लिस्ट लंबी होती है, जल्दी जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। घुटने का स्कैन? मोहित ने एक नजर इसे देखा। हाँ, घुटने का। और फिर वो वहां नहीं बैठा। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। इसके कमरे की बत्ती फिर सारी रात जली रही। वो सहरी के बाद सो गई थी। 6:30 बजे मोहित ने आके इसे उठाया। इसके चेहरे से लगता था वो सारी रात नहीं सोया। वो खुद भी काम की वजह से देर से सोई थी। इसे बहुत नींद आ रही थी। मोहित ने कॉफी पीने का भी वक्त नहीं दिया। इसे ना जाने किस बात की जल्दी थी। कहाँ वो हफ्ते भर बाद की अपॉइंटमेंट लिए बैठा था, और कहाँ वो माँ को सुबह सुबह अस्पताल ले आया था। हॉस्पिटल में एक सुर्ख सी नई इमारत हाल ही में बनी थी। वो इनका नया और जदीद आलात से लैस सर्जिकल टावर था। दाखिली दरवाजे में मोहित माँ के लिए व्हील चेयर ले आया। वो सफेद चादर में मलबूस थी। थकी थकी सी लगती थी, जैसे तकलीफ में है। बद वक्त व्हील चेयर पर बैठ गई। मोहित चेयर आगे धकेलने लगा। माला साथ साथ चलने लगी। वो बार बार जमाई रोकती थी। इसने सियाह कैनवास शूज के साथ सियाह सुरमई लिबास पहन रखा था।
सुरमई दुपट्टा सर पे लिया हुआ था और सनग्लासेस माथे पे अटका रखे थे। ये मोहित की वर्क प्लेस थी और मोहित यहाँ आके बड़ा कॉन्शियस हो जाता था, बिलखसूस बहनों के बारे में। सर्जिकल टावर की इमारत में हर तरफ पौधे रखे थे। सब्ज़ी को देख के चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। मोहित माँ की व्हीलचेयर धकेले आगे जा रहा था। वो गुजरते हुए पौधों को उंगलियों से छूती जा रही थी। मोहित यहाँ से मोहित नहीं था, वो डॉक्टर मोहित था। डॉक्टर मोहित इधर आए, डॉक्टर मोहित ये देखिए, अपने बहन-भाई को इनके वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटी में देखना भी काफ़ी दिलचस्प होता है। वो जिनको हम घर में अंदर-बाहर से जानते हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो जो घर में लड़ते भी हैं और रोते भी हैं। अपने वर्क प्लेस में वो बड़े ही महज़िब बने होते हैं। मोहित माँ को लिए एमआरआई रूम में चला गया और इसे कहा कि वो साथ वाले रूम में बैठ जाए। वो दूसरे रूम में चली आई। वहाँ की एक शीशे की दीवार थी जिससे एमआरआई दिखाई देता था। वो देख सकती थी कि मोहित माँ को स्ट्रेचर पे लिटा रहा है। 7 चंद कंप्यूटर्स लगे थे जिनके साथ एक टेक्नीशियन बैठा था। इसने मोहित की वजह से माला को कुछ नहीं कहा, अपना काम करता रहा। माँ को स्ट्रेचर पे लिटा के एमआरआई के आधे चाँद जैसी मशीन को सेट किया जाने लगा। इसकी नज़रें माँ के घुटने पे थीं, लेकिन वो मशीन को माँ के सर पे सेट कर रहे थे। कशमाला का माथा ठनका। सर पे क्यों? एमआरआई स्टार्ट हुआ तो मोहित बाहर निकला और सीधा इस रूम में आया तो कशमाला को देख के ठटका। माला यार, मैंने तुम्हें साथ वाले रूम में बैठने का कहा था, यहाँ नहीं। तुम तो कह रहे थे कि घुटने का स्कैन होना है, फिर ब्रेन का क्यों? वो आगे आया तो टेक्नीशियन के कंधे पे झुक के स्क्रीन को देखने लगा। मोहित, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्योंकि घुटने को चलने का हुक्म ब्रेन से आता है माला। बायो नहीं पढ़ी थी क्या? वो जैसे चिढ़ गया। माँ को चलने में दिक्कत होती है ना, हमने ये देखना है कि ब्रेन क्यों घुटने को चलने का हुक्म नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मोहित की नजरें स्क्रीन पे थीं। कभी कभी ब्रेन में एसओएल बन जाते हैं, इनकी वजह से चेहरा डिविएट करने लग जाता है। एसओएल क्या होता है? वो परेशानी से बोली। मोहित ने चेहरा उठा के इसे देखा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, पानी की थैली होती है छोटी सी, कोई मसले की बात नहीं। इसको निकाल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और वापस झुक के स्क्रीन को देखने लगा। एसओएल पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। इसको याद आया, माही की गर्दन में थायराइड के मसले की वजह से एक पानी की थैली बन गई थी। इंजेक्शन से डॉक्टर ने पानी निकाल लिया था, बस इतनी सी बात थी। कंट्रोल रूम काफी बड़ा था। ग्लास वॉल के साथ टेक्नीशियन कुर्सी पे बैठा स्क्रीन को देख रहा था। मोहित इसके साथ खड़ा था। माला पीछे एक कुर्सी पे जाके बैठ गई। कुर्सी की हद पे कोनी रखी हथेली गाल तले रख ली। रात नींद नहीं पूरी हुई थी, ऊपर से रोजा भी था। इसकी आंखें भारी होने लगी। इसने पलकें मूंद ली। एमआरआई 45 मिनट चलना था आराम से, अभी काफी टाइम था। एसओएल पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। वो कच्ची नींद में थी जब कौनी फिसली। वो झटके से सीधा हुई। गनुदा आंखें खोली। स्कैन हो रहा था। मशीन की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें यहाँ तक आ रही थी। माँ ग्लास वॉल के पास स्ट्रेचर पे लेटी नजर आ रही थी। इनका सर मशीन से ढका हुआ था। इसे मोहित की पुश्त नजर आ रही थी। एसओएल पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। मोहित, कितनी देर है? इसने पीछे से पुकारा। मोहित ने जवाब नहीं दिया। यकीनन सुना नहीं था। इसने फिर से सवाल दोहराया। मोहित ने अब भी जवाब नहीं दिया। फिर वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। कशमाला ने ताज्जुब से इसे बाहर जाते देखा। एसओएल पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। इसने कोहनी फिर से कुर्सी पे टिकाया और थोड़े को हथेली के प्याले में रख दिया। आंखें दोबारा बंद होने लगी। गनौदगी में से आवाज है। ब्रेक हील से टक टक चलती हुई कोई खातून अंदर आई थी। वो तेजी से सीधी हुई और आंखें पूरी खोली। एक तो सुबह कॉफी ना पिए तो जहन फ्रेश ही नहीं होता। ऐनक लगाए, सफेद कोट पहने वो तैयार शारसी रेडियोलॉजिस्ट थी। चेहरे पर करखर्दगी थी और वही खरकरदी आवाज में भी थी। टेक्नीशियन के पीछे खड़े होकर स्क्रीन को देखा जिसके ऊपर ब्रेन के अंदर की फिल्म चल रही थी, सिया और सफेद रंग की फिल्म। ये डॉक्टर मोहित की पेशेंट है जी। कशमाला उठ खड़ी हुई। रेडियोलॉजिस्ट ने मुड़ के इसे ऐनक के ऊपर से देखा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर मोहित के साथ हूँ। फिर इसने स्क्रीन की तरफ देखा। ब्रेन स्कैन को वो समझ नहीं सकती थी। वो स्याह और सफेद था। वो कोई और जुबान थी। कोई एसओएल है क्या इनके ब्रेन में? वो कदम कदम चलती इसके साथ आ खड़ी हुई। स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे अनपढ़ किताब को देखता है। जी। रेडियोलॉजिस्ट ने सर हिलाया। वो भी स्क्रीन को देख रही थी। कशमाला ने एक नजर दरवाजे को देखा। वो शीशे का था। इसके पार कार्डियोलॉजिस्ट में मोहित खड़ा नजर आ रहा था। इसकी माला की तरफ पुछ थी। वो बीच कार्डियोलॉजिस्ट में खड़ा क्या कह रहा था? कुछ गलत था। इसके सारे मंजरनामे में कुछ था जो बहुत गलत था। नींद इसके दिमाग से गायब होने लगी। इसने खंखार के रेडियोलॉजिस्ट को पुकारा। एसओएल क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। खुश सा जवाब आया। एसओएल पानी की थैली होती है और कुछ नहीं। मगर वो होता क्या है? इसने सर से पूछा। रेडियोलॉजिस्ट ने इसी सपाट अंदाज में इसे देखा और इसे इत्तला दी, जैसे खबर पढ़ के सुनाते हैं। ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कुछ अल्फाज इंसान का सांस रोक देते हैं। हवा ना अंदर आती है ना बाहर जाती। इंसान की रंगत सफेद पड़ने लगती है और होंठ नीले। वो भतरा जाता है जैसे नीले होठों
और सफ़ेद मिट्टी से बना के कोई मुजस्मा हो। रेडियोलॉजिस्ट तबसरा कर रही थी। डॉक्टर मुझे इस स्टेज पे लाए हैं इस पेशेंट को। चिच ब्रेन में तो तबाही मची पड़ी है। टेक्नीशियन खनकारा और आहिस्ता से सरगोशी की, ये डॉक्टर मोहित की वालदा हैं। शायद वहां खामोशी छा गई। शायद वो अभी तक कुछ बोल रही थी। इसने खुद को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। कदम कदम वो मोहित की तरफ बढ़ रही थी। इसने मोहित के कंधे को छुआ। इसकी हाथ बर्फ हो रहे थे और मोहित का कंधा इससे भी ठंडा था। इसने जोर से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। मोहित, वो रो रहा था, गर्दन नीचे की, वो बच्चों की तरह रो रहा था। तुमने कहा था एसओएल पानी की थैली होता है। वो रो नहीं रही थी, वो पूछ रही थी। शौक और बेयकीनी का तासुर उसकी आंखों में फत्तर हो चुका था। मोहित ने भीगी आंखें उठा के इसे देखा, फिर नफी में सिर हिलाया। बहुत बड़ा है, इसने दोहराया। वो इस शय का नाम भी नहीं लेना चाहता था। वो फटी पड़ी नजरों से इसे देखी गई। ब्रेन की एक तहाई हिस्से पे फैला है। वो बड़बड़ाया। वो बस जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। आंसू टिप टप आंखों से गिरने लगे। जहन अभी तक सुन था। घर वापसी का सफर खामोशी से कटा। वो पिछली सीट पे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़कों पे लोग मसरूफ दिखाई दे रहे थे, अपनी अपनी दुनिया में मगन। साथ से एक म्यूजिक बजाती गाड़ी गुजरी। क्या लोगों की जिंदगी में अभी भी खुशियां थीं? लोग कैसे हंस बोल रहे थे। एक बिलबोर्ड पर प्रॉपर्टी का इश्तेहार चल रहा था, किस्तों पे प्लॉट। क्या लोग अभी भी अगले कई साल की प्लानिंग कर सकते हैं? मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। दुनिया में दूसरे लोगों की जिंदगी कैसे चल सकती है? मोहित की आंखें बार बार गीली होती थीं। वो बार बार इनको कफ से रगड़ता था। सीट पे बैठी माँ ने चेहरा मोड़ के इसे देखा। क्या हुआ है मोहित? वो बेखबर थी। एलर्जी हो रही है आंखों में, इसने गीली भारी आवाज से कहा। घर जाके तो मैं एंटी एलर्जी देती हूँ, ठीक हो जाओगे। माँ आधी डॉक्टर भी थी। किसी जमाने में इनको डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन नाना ने बनने नहीं दिया। शादी के बाद प्राइवेट पढ़ के उन्होंने मास्टर कर लिया, वो भी इस्लामियत में। लेकिन इनका डॉक्टर बनने का शौक कभी गया नहीं। अपने बच्चों को खुद इलाज करती थी। बेटियां तो आराम से बड़ी हो गई, लेकिन मोहित बचपन से बहुत बीमार होता था। पैदा हुआ तो यरकान हुआ, फिर डबल नमोनिया। माँ कहती थी लड़के ऐसे ही होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, इनकी बीमारी पे परेशान नहीं होना चाहिए। वो बड़े हो ही जाते हैं। लेकिन माँ ने कभी ये नहीं बताया कि माँ बीमार हो जाए तो क्या करते हैं। गेट कैफ ने खोला। वो बखौर माला और मोहित की शक्ल देख रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। वो माँ को अंदर ले आई। इन्हें बेड पे लिटाया। इनको नींद आ रही थी। मोहित ने कहा कि वो सो जाएं। बग को उनके साथ छोड़ा। बग भी बारी बारी इन दोनों की तासुरात देख रही थी, मगर वो भी कुछ नहीं बोली। कशमाला और मोहित इस चेहरे के साथ वापस नहीं आए थे जिसके साथ वो गए थे। बग को माँ के पास छोड़ के मोहित ने इसका हाथ पकड़ा। सीढ़ियां चढ़ने लगा। इन्हें आपस में बात करनी थी। ऊपर माला के होम ऑफिस में आके मोहित ने दरवाजा बंद किया, खिड़की मखफल की। फिर वो आमने सामने कुर्सियों पे बैठे। ये किस टाइप का ट्यूमर है? इसकी आंखें मोहित के चेहरे पे उम्मीद तलाश कर रही थी। ये मुझे नहीं पता। तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम्हें क्यों नहीं मालूम? इसकी आवाज बुलंद हुई। मैं न्यूरो सर्जन नहीं हूँ माला, मैं जनरल सर्जन हूँ। हर डॉक्टर हर चीज में माहिर नहीं होता। मोहित का वो पहला जज्बाती फेज गुजर चुका था। अब वो संभला हुआ था और तहम्मुल से बता रहा था। इसलिए आज हम माँ की रिपोर्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर वोहरा के पास लेकर जाएंगे। वो बताएंगे कि ये किस किस्म के ट्यूमर है, सर्जरी हो सकती है या नहीं। वो भीगी आंखों से इसे देखी गई। इसे मोहित की किसी बात का फिलहाल एतबार नहीं था। माला, देखो, कुछ ट्यूमर ऑपरेशन से निकाले जाते हैं, कुछ के लिए गामा नाइफ करते हैं, यानी शुआओं वगैरह से इनको खत्म किया जाता है, और कुछ ट्यूमर्स का इलाज नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? माला, वो हमारी माँ है, हम इनका इलाज करवाएंगे। हमारे पास वसाइल हैं और दवा सर्जरी के पैसे हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तुम भी यहाँ आ गई हो। अब हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी ट्रेनिंग फीस करवा रहा हूँ। हम कोई और काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी माँ के पास होंगे हर वक्त। मैं इतने साल इनके पास नहीं थी। मैं इनके पास क्यों नहीं थी? सदमे की अगर पहली चोट शौक होता है तो दूसरी चोट गिल्ट की पड़ती है। खुद को इल्जाम देना, अपना कसूर ढूंढना, क्योंकि इंसानी दिमाग को किसी ना किसी पर इल्जाम रखना होता है। मैं इनके पास होके भी अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ था कि मुझे इनके पास बैठने का वक्त नहीं मिलता था। मैं इतने अरसे तक देख ही नहीं सका कि इनका चेहरा डिविएट हो रहा है। मैं तो अपने बीच के सबसे ब्राइट स्टूडेंट में से था। मैं माँ को रोज देखता था। मुझे क्यों नहीं पता चल सका? क्योंकि अपनी माँ के लिए कोई ये तस्वर नहीं करना चाहता। मोहित मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिली सांस अंदर खींचे हुए उठा। मैं म्यू वापस जा रहा हूँ माँ की रिपोर्ट और फिल्म उठाने, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी माँ को शिफा देगा। हम दुआ करेंगे और इलाज करवाएंगे। देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्लासिक मोहित हर बात में उम्मीद ढूंढ लेता था और इतने वसूल से कहता कि कशमाला को यकीन होने लगता, लेकिन आज वो मोहित पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो साथ ही खड़ी हुई। मोहित, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हम दोनों अडल्ट हैं। मुझे अपनी माँ के बारे में हकीकत जानने का हक है। मैं तुम्हारे साथ हर डॉक्टर पे जाऊंगी। वो बाजारा हतमी लहजे में कह रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेबसी ने सारे वजूद को जगड़ा हुआ था। क्या माँ का ट्यूमर काबिल इलाज था?
मोहित इसे सच नहीं बताएगा। वो मोहित को बचपन से जानती है, वो सारा प्रेशर खुद लेता जाएगा, लेकिन अपनी बहनों को परेशान नहीं करना चाहेगा। बहनें, ये लफ्ज़ हथौड़े की तरह इसके सर पे बरसा। माही, वो भी तो बहन थी, इसे कौन बताएगा? बल्कि सवाल ये था कि इसे कैसे बताया जाए। तो तब इसे एहसास हुआ कि मोहित क्यों एसओएल को पानी की थैली कहता था। अपनी बहन को ये सब बताना आसान नहीं होता। माला फिर मोहित की बड़ी बहन थी, लेकिन माही तो वो तो सबसे छोटी थी और वो माँ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। इसका माँ और इबाद के अलावा कोई दोस्त ना था। वो बचपन से अब तक अपनी सारी दोस्ती, सारी लड़ाइयाँ, सारे मुकाबले माँ से किया करती थी। वो अपने सारे मसले लेकर माँ के पास आती थी। इससे काँटा भी चुभ जाता तो वो पूरा ड्रामा करके सारी दुनिया सर पे उठा के माँ के पास आ जाती। अब वो किसके पास जाएगी? माँ ही को नहीं बताते, मोहित ने फौरन कहा। इसे परेशान करने की क्या ज़रूरत है? अपनी माँ के लिए परेशान होना माँ ही का फ़र्ज़ है। और माँ ही कोई बेबी नहीं है। हम इससे ये नहीं छुपा सकते, अपनों की बीमारियाँ इस वजह से नहीं छुपानी चाहिए। फलाह परेशान हो जाएगा। वो दोनों अब स्टूडियो में खड़े दबी-दबी आवाज़ से बहस कर रहे थे और सफ़ेद वर्क टेबल पे रखे पौधे उदासी से इनको देख रहे थे। इबाद अपने लॉन्ग रूम के सोफ़े पे बैठा काम कर रहा था, जब इसे मोहित ने कॉल की। इसने फ़ोन कॉल हैंड्स फ्री में लगा के सुनी। कॉल सुनते-सुनते इसकी उँगलियाँ थम गईं। लैपटॉप की स्क्रीन आहिस्ता से फोल्ड की। कितनी ही देर साकित सा सामने वाली दीवार को देखे गया। इसने मुझसे से कुछ नहीं कहा, बस कॉल काट दी। भूरे जहाँ बेगम इसकी सगी खाला थी, वो हमेशा से सेहतमंद और हंसती मुस्कुराती मिलती थी। कभी सोचा नहीं था कि इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे से खरबटर की आवाज़ आई तो इसने चेहरा उठाया और जल्दी से आंखें रगड़ी। माही बालों में तौलिया लपेटे बाहर आ रही थी। वो गालिबन नहा के निकली थी। इसने खुली सी लंबी कमीज के नीचे ट्राउजर पहन रखी थी। इसका धुला धुलाया चेहरा गुलाबी हो रहा था। वो तौलिए के बने स्लीपर्स लॉन्च में चलती आई। एक नजर ओपन किचन को देखा, बर्तन धोने वाले पड़े थे। पता मैं क्या सोच रही हूँ। वो आगे और किचन काउंटर पे रखा खाली कोक का कैन उठा के गौर से देखा। पिछले कुछ दिनों से वॉलमार्ट से मैं जो भी कोक लाती हूँ, इसकी गैस नहीं होती। मुझे लगता है वॉलमार्ट की कोक की पूरी लाट खराब है। कहीं ठंड में पड़े होंगे कैन, एक हो गए हों। बात की इसकी तरफ पूछती। है ना? माही ने चुटकी बजाई। मैं अभी कोका कोला को ईमेल करती हूँ। इसकी आंखें चमकी। माही को अगर जहाज में ठीक से खाना ना मिले तो इसकी तरफ से एक लंबी चौड़ी ईमेल एयरलाइन कंपनी को जाया करती थी और जवाब में वो इसको फ्री कूपन दे डालते थे। अच्छा सुनो, एबिट्स फूड चलें कल? हलाल मीट खत्म हो गया है। मुझे ग्रोसरी भी करनी है। वो काउंटर के पास खड़ी कह रही थी। जवाब नहीं आया तो इसने चेहरा बात की तरफ मोड़ा। वो इसके जाने पुश के बैठा था। वो इसके सामने आई तो देखा इसकी आंखें गुलाबी थी। माही के तासुरात बदले और आबरू इकट्ठे हुए। ये बात क्या हुआ है? फिर ख्याल आया किसी का फोन आया था। कैनेडियन घरों की कागज जैसी ड्राई वॉल सी आवाजें आर पार सुनाई देती थी। इसे बात का हेलो और हूँ हाँ सुनाई दी थी, मगर मजीद कुछ नहीं। ये बात चंद लम्हे इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसने अपने ग्लासेस उतारे, इसको साफ किया, फिर इन्हें दोबारा पहन। ये बात बोलो यार, वो बेचैनी से चिल्लाई। वो पलक नहीं झपक रही थी। ये बात कहना शुरू हुआ। मोहित की कॉल आई थी, खाला को ब्रेन स्कैन करवाया है आज, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। अल्फाज के लबों से अदा हो रहे थे और महाबीना मुबीन की समातों में दाखिल हो रहे थे, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ इबाद की हिलते होंठ देख रही थी। इसने नजरें झुकाई। इबाद मुठ्ठियां बीछे हुए था। इसकी हथेली के पुष्प पे पसीना था। माही ने फिर ऊपर देखा। इबाद के आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहे जा रहा था। माही की नजरें इसकी पुष्प से होती हुई किचन काउंटर तक गईं। वहां सिंक में मैले बर्तन का ढेर लगा था। एक कोने में वॉशिंग मशीन रखी थी। इसका चक्कर खत्म होने वाला था। अभी घंटी बजने को थी। इसकी नजर फ्रिज तक गई। अंदर कल रात इसने स्टेक का मसाला लगा के रखा था। माही के चेहरे पे एक गुमसुम सा तासुर था। फिर वो उड़ गई। हाथ बढ़ा के तौलिया की टर्बन खोली। इसके छोटे गीले बाल गर्दन पे मोटी लटों की सूरत गिरते गए, कुछ गालों पे चिपक गए। ये बात मुड़ के इसे देखे गया। वो नरम स्लीपर्स पहने कदम कदम उठाती कमरे तक गई। खूटी से लटका दुपट्टा उठाया और सर पे लपेट लिया। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने रैक से जानमाज़ उठाई और लकड़ी की फर्श पे बिछाई। फिर वो तकबीर कह के नमाज के लिए खड़ी हो गई। इसका ज़हन सुन्न था और टांगें कँपकँपा रही थीं। इसे भूल गया था कि वो आज कल बैठ के नमाज पढ़ती थी। माही, इबाद ने गीली आवाज़ से पुकारा, मगर वो इसके पीछे नहीं आया। वो इसे बचपन से जानता था। वो माँ बीना थी। वो हूरे जहाँ की सबसे समझदार, सबसे बहादुर और सबसे मजबूत असाब वाली औलाद थी। इसे तन्हाई चाहिए थी। माही की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सर झुकाए नमाज पढ़ रही थी। पहले सजदे में जाते हुए इसे एहसास हुआ कि बात ने इसे क्या बताया था। माँ को ब्रेन ट्यूमर था। दूसरे सजदे में इसे एहसास हुआ कि एक और बात भी थी जो इबाद ने इसे नहीं कही थी। इसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी माँ के पास नहीं थी। माँ की तबीयत बुझी बुझी सी थी। वो आज कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। आज उन्होंने कोई काम नहीं किया था। तो हम आज इस एपिसोड का यहीं ख़त्म करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।